3 नवंबर 2024 और वर्क एनर्जी पावर। और ये जो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है मेरे अपने ज़ाती ख्याल में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बाद ही पढ़ाना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बाद वर्क एनर्जी पावर पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखिएगा पूरा सवाल डायनेमिक्स चल रहा होगा और आखिर में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कर लेंगे। तो कोई नई बातें इसमें आने वाली नहीं है। मेरे ख्याल में चैप्टर आसान है, पर चैप्टर P2 का आसान है। जब P1 के सवाल देखेंगे तो उसमें भी आपको वो काफी घुमा देंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहली हेडिंग है व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? अलबत्ता ये भी मुझे बता दीजिए आयशा, आपके कॉलेज में वर्क का चैप्टर स्टार्ट हुआ है? अच्छा, और जोहा बेटा आपके टीचर ने वर्क स्टार्ट कर दिया है क्या? चलें ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। फिर देखते हैं जल्दी से वर्क क्या चीज होती है। सर किसी बॉडी पर अगर मैं फोर्स एक्सर्ट करूं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाना इट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन अगर एग्जाम में वो पूछे वर्क डिफाइन करें, तो वर्क डिफाइन करने के लिए एक मरतबा मेरे स्टूडेंट ने ये डेफिनेशन लिखी और उस पर उसको 0 मार्क मिला। वो जरा डेफिनेशन सुनिएगा। उसने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। इस पे उसको नंबर नहीं दिया। तो स्पेशली हर क्लास में अब कहने की आदत हो गई है कि फोर्स इनटू वर्क कभी नहीं लिखिएगा। आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसमें भी कंडीशन है कि जब आपको हम लोग टर्निंग इफेक्ट पढ़ाते हैं तो वहां पे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन जब कभी वर्क पढ़ाते हैं तो कहते हैं हमेशा पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसका जो प्रोडक्ट होता है, इनटू नहीं लिखिएगा, उसका जो प्रोडक्ट होता है इट इज कॉल्ड वर्क। वर्क की यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड, लेकिन न्यूटन इंटू सेकेंड हम लोग टर्निंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं और वर्क और एनर्जी के लिए यूनिट जूल यूज करते हैं। स्केलर है या वेक्टर, तो शायद आप दिमाग यूं लगाएं कि भाई फोर्स भी वेक्टर है सर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो क्या पता वर्क भी वेक्टर हो। नहीं भाई नहीं, याद करना है, रट्टा लगाना है कि वर्क, एनर्जी, पावर, ये तीनों क्वांटिटीज स्केलर है। वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों क्वांटिटीज स्केलर है। अच्छा जी, वर्क कभी यूं भी हो सकता है कि कोई ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रही है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। जब ये फोर्स लगती है तो ये फोर्स भी रिजॉल्व हो जाती है दो कंपोनेंट्स में। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हवा में ऊपर उड़ना शुरू नहीं कर देगा, बल्कि ब्लॉक जमीन पर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो जमीन के पैरेलल है इट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया है एफ कॉस थीटा होता है। तो इफ अ फोर्स making angle theta with horizontal, then work equals to f d cos theta। work equal to f d cos theta। तो इसमें ये जो f cos theta है इट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो सम टाइम एंगल की फॉर्म में भी हमें वर्क नजर आ सकता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई वर्क की। वर्क से साथ थोड़ा सा आगे चलें तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इट इज कॉल्ड एनर्जी।
सर एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में इन दो टाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी होगी और डेफिनेशन भी पूछेगा कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी हरकत करती है, तो हरकत की बरकत से ड्यू टू द मोशन उसमें जो एनर्जी आ जाती है, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको P1 का एक सवाल दिखाऊंगा। उस P1 के एक सवाल में उसने लिखा है काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन, उन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए थे कि इन इन चार ऑप्शंस के बगैर ड्राइव हुई है। तो वो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने ढूंढना था। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर डेरिवेशन आती होगी तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना बोलेंगे सर ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, आपने तो सर हमें पढ़ाया ही नहीं। तो गौर से सुनिएगा। कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर दी। फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ तो इसकी स्पीड v हो गई। स्पीड का चेंज होना इसमें एक्सेलरेशन ले आया। अब आप जरा नोट कीजिएगा, इन सारे सिंबल्स को मैं एक डेरिवेशन के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स into displacement. Force into displacement. What is the formula of force? Sir, force equal to ma. Force equal to ma. And what about displacement? So, sir, 2as equal to v square minus u square. As initial velocity is 0, so I am writing here 0. अब यहां से बेटा एस को सब्जेक्ट बना लें। तो एस जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो एस की ये शक्ल बन जाएगी। अब आप इन दोनों को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स की जगह लिखिएगा एम ए और एस की जगह लिखिएगा 1/2a विद वी स्क्वायर। अब आप अगर नोट करें तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड पे बाकी बचा हाफ मास velocity square, and this work done is converted into kinetic energy. This work done is converted into kinetic energy. अच्छा, मुझे काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नोट करा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड को काइनेटिक एनर्जी इस तरह लिखना पसंद है। तो इसलिए मुझे अपनी आदत बदलने की कोशिश करना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी को मुझे लिखना चाहिए ई के। ई कैपिटल बनाना चाहिए, के नीचे छोटा सा बना देना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है तो वो पूरी डेरिवेशन बेटा मैंने आपको सामने शो कर दी है। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद जो दूसरी एनर्जी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बोली जाएगी, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बोली जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक और चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है उन दोनों को मैं एक साथ डिफाइन करना चाहता हूँ। और डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर हुई भी होती है,
उसमें छुपी हुई होती है, कोई बॉडी रखी हुई होगी और उसके अंदर कोई एनर्जी छुपी हुई होगी। कैसी बिल्डिंग की छत पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई है। लेकिन खुदा न खास्ता वो ब्लॉक बिल्डिंग में ऊपर से गिर जाए तो नीचे जिस चीज पे जाके गिरेगा उसे बता देगा कि मुझ में कितनी जबरदस्त एनर्जी छुपी हुई थी जो आपको इतना नुकसान भी पहुंचा सकती है और हम उससे कोई फायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना उसके अंदर एक एनर्जी छुपा देता है और जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वही एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जी हमेशा छुपी हुई एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा छुपी हुई एनर्जी होती है। यूजुअली इंसानों में भी कहा जाता है कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी है जो छुपी हुई है, उस पोटेंशियल एनर्जी से ये अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। खैर, टॉपिक में आए तो यहाँ पे टॉपिक में यूं डिफाइन करूंगा कि अगर पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो जिस तरह अभी मैंने ऊपर लिखा कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, इसी तरह मार्किंग स्कीम में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा हुआ होता है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इस पोजीशन का मतलब, मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो पोजीशन का मतलब लूंगा हाइट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप जमीन से हाइट पे लेके जाते हो तो हाइट की वजह से जो एनर्जी आ जाए, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ या किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो उसमें जो एक्सटेंशन आ रहा है या जो कंप्रेशन आ रहा है, एक्चुअली इट इज पोजीशन। तो खैर बेटा, पूरी बात ये बनी कि आप एग्जाम में वो लिखें जो मैंने अभी पहले कहा, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका फॉर्मूला भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम जी फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डेरिवेशन से रिलेटेड खैर मैंने कभी कोई सवाल नहीं देखा, इसलिए बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ एम जी एच के नाम से याद कर लें तो काफी होगा। तो दो एनर्जीज की बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अच्छा, अब आ जाइए इन दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और हम बचपन से एक लॉ पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम कोई भी एनर्जी नाइदर क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाली बात को लेकर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूँ। और पॉइंट्स में ये है कि फॉर एग्जांपल, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। सर अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। अब वो बॉडी जब नीचे गिर रही होगी ना, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी, और जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। लेकिन ऐसा जब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा हो। फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर एयर हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब आपको यूं कहना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, पुरानी बात है। काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, नई बात है। लेकिन मेरे ख्याल में ना, लॉस और गेन के लफ्ज से अपने आप को बचाएं और डेल्टा बना दें। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये चेंज लॉस के लिए भी चलेगा और गेन के लिए भी चलेगा। तो चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर एयर है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपको एक बात और ऐड करना पड़ेगी, और वो बात होगी वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आप इस तरह लिखोगे। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ उछाल दी जाए, तो जब हम ऊपर उछालते हैं तो हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो रही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर एयर मौजूद है तो जाहिर सी बात है फिर हमें लिखना पड़ेगा वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो दोनों कंडीशंस में वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस अपनी जगह है। अगर कोई बॉडी नीचे जा रही है तो पोटेंशियल से शुरू करेंगे। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, अगर कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो अपवर्ड मूव करने में काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेंगे, विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है जनाब। लेकिन एक स्पेशल केस समझाने जा रहा हूँ। एक स्पेशल केस इस वाली बात से रिलेटेड। स्पेशल केस बेटा ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया। ठीक है जनाब। सर अब मैंने ड्रॉप किया तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, ठीक है। इब्राहिम आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। इब्राहिम जरा अपना माइक्रोफोन खोलिए। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। हाँ बेटा इब्राहिम, मेरा सवाल ये है कि मैंने ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था। नीचे आते आते उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, और टर्मिनल वेलोसिटी जब उसने अटेन कर ली तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी में बॉडी रुकती नहीं है, अभी भी मूव कर रही होती है। बताइए जब वो अभी भी मूव कर रही होती है तो आपके ख्याल में जो इक्वेशन नंबर 4 मैंने लिखी हुई है ये अभी भी वैलिड होगी, या इसमें लगता है कि कोई चेंज आ जाएगा? बॉडी नीचे गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा होगा। एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस हो रहा होगा। तो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर दीजिए कि इक्वेशन आपको लगता है अभी भी वैलिड होगी, या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सोचिए। हाँ केस ये है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी हाइट कम हो रही है। नीचे गिर रहा है, हाइट कम हो रही है, मूव कर रहा है, एयर मौजूद है। ये तीनों बातें ऐसी ही रहेंगी या कोई खास बात? मुझे नहीं पता, मैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। बॉडी गिर रही है, जब गिर रही है तो मूव भी कर रही है, हाइट भी कम हो रही है, एयर को भी फेस कर रही है। क्या कहते हैं आप? ऐसी जाने दूं या कुछ नई बात?
अरे चले, आप एक्यूरेट तो नहीं जा पा रहे, लेकिन जो बात आपने बोली थी वो सही बात बोली थी, गौर से सुनिएगा। बोली सही थी, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपकी बात की हौसला अफजाई करूंगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे। और हौसला अफजाई वाली बात बेटा ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है, सर जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है, सर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा ना, तो सर अब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। आपने काइनेटिक एनर्जी के पीछे डेल्टा लगाया हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है आइदर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा और हम उसको इरेज कर देंगे। यानी अब सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में जाएगी, और यही वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस असल में थर्मल एनर्जी पैदा कर देता है। वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस थर्मल एनर्जी पैदा कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज गायब हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने जो इतना लंबा आपके साथ टाइम रोका, वो इसलिए रोका ताकि जो बाकी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी जरा हाईलाइट हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्ट होती है वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, इट मींस थर्मल एनर्जी। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, इन दोनों में फर्क है सर। फर्क क्या आ गया, वो फर्क बेटा मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन कराते वक्त ये वाली बात मैं और ज्यादा हाईलाइट करूंगा। ठीक है। अच्छा बेटा, एक पांचवी और आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। सर पांचवी बात ये है कि अभी तक आपने जो पॉइंट नंबर 1 लिखा, पॉइंट नंबर 2 लिखा, इसमें हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे थे या ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे थे। लेकिन अब हम एक नई बात करना चाह रहे हैं, वो ये कि ये बताइए कि रॉकेट को जब किसी एयरक्राफ्ट को हम जमीन से ऊपर की तरफ लॉन्च करते हैं, तो सर लॉन्च करने में ना इसके अंदर कोई फ्यूल होता है, उस फ्यूल को बर्न करते हैं। और जब फ्यूल बर्न होता है तो हम कहते हैं फ्यूल से जो एनर्जी पैदा होती है, इसको मैं लिखूंगा वर्क डन बाय बर्निंग। फॉर एग्जांपल पेट्रोल जला रहा हूं मैं। ठीक है जनाब, पेट्रोल मैंने जलाया, पेट्रोल जलाकर मैंने एनर्जी पैदा कर ली। और आपको पता है यही एनर्जी क्या करेगी, सर रॉकेट को ऊपर उठा देगी। अब जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो सर पक्की बात है देयर विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो मूव करने से उसमें आ रही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई रॉकेट, बेटा अम्मार, कोई रॉकेट जमीन से ऊपर जा रहा है, जब जमीन से ऊपर लेके जा रहा हूं तो बेटा रॉकेट के अंदर मैंने कोई फ्यूल भरा हुआ होगा, उस फ्यूल को मैं जला रहा हूँगा। और जब फ्यूल जलेगा तो जलने से जो केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वही क्या करेगी, रॉकेट को एयरक्राफ्ट को नीचे से ऊपर लेके जाएगी। तो देयर विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर रॉकेट की स्पीड बढ़ रही होगी, सर स्पीड बढ़ रही होगी, देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी। सर रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट एयर को फेस कर रहा है। सर जब कभी कोई एयरक्राफ्ट एयर की रेजिस्टेंस को फेस करता है तो ऑब्वियसली देयर इज वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो कुछ सवाल अभी मैं सवाल दिखाऊंगा, उसमें यही होगा कि जनाब रॉकेट इज इन वर्किंग, मोटर इज इन वर्किंग। जब मोटर या इंजन चल रहा हो तो हम इसे सोर्स लेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर जो चीज होती है इट इज कॉल्ड सोर्स। तो सोर्स होगा बर्निंग पेट्रोल। अगर अगर ये एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी। अगर एयर है तो वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। पर इसमें भी एक बात कह दूं,
अगर क्वेश्चन में लफ्ज आ गया कि रॉकेट ने कांस्टेंट स्पीड पकड़ ली है, रॉकेट ने कांस्टेंट स्पीड पकड़ ली है, सर जहां कांस्टेंट स्पीड का लफ्ज आ जाता है, जहां टर्मिनल वेलोसिटी का लफ्ज आ जाता है, सर वहीं से हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को गायब करा देते हैं। तो आई होप कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को हम लोग गायब कर देते हैं। अब जनाब इन सारी बातों को लेकर आपको हम क्वेश्चंस में लेके जाएंगे और देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्च 2019 के पेपर का, इसके अंदर पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, ये जितनी डेफिनेशंस होती हैं, ये डेफिनेशन अगर हम बोलें तो बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है, हमने आईजीसीएसई में पढ़ी हुई है। लेकिन जब आपको लिखने के लिए देते हैं तो बाज़ औक़ात आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन इतनी अच्छी तौर से डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे ऐसे ही हम आपको ट्राई करके देखें, क्योंकि अम्मार से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हुई। अम्मार बेटा अस्सलाम वालेकुम। अम्मार, अम्मार, अम्मार हमें आंसर नहीं देना चाह रहे। इब्राहिम आपसे बात कर सकते हैं? इब्राहिम यार बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करोगे अगर प्रॉपर वर्डिंग में लिखनी हो? प्रॉपर वर्डिंग में डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन लीस्ट डिस्टेंस भी कह लें तो और अच्छा रहेगा। हम आपकी बात मान लेते हैं, लीस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चेंज ऑफ पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सारी बातें सही हैं आपकी। अच्छा, कलीम आप बताइए, अगर कलीम बेटा मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन डिफाइन करें? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी जब बेटा मैं क्लास खत्म करूंगा तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक में जितनी भी डेफिनेशंस आपके कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्जाम में आती हैं, उसने हर डेफिनेशन को जस्ट वन लाइन में लिखा है। एक लाइन में, एक लाइन से ज्यादा नहीं करेगा। एक होता है ना, हम लोग किसी के नोट्स लेते हैं, वो टीचर ने इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई होती है, बच्चा फिर रट्टा मारने में परेशान हो रहा होता है। तो जो मैं भी आपके साथ क्लास के आखिर में एक लिंक शेयर करूंगा, और उसने सारी डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने मार्किंग स्कीम को सामने रख के लिखी है। अपने पास से कोई कहानी नहीं सुनाएगा। मार्किंग स्कीम में जो बात लिखी होती है बिल्कुल एक्यूरेट वही बात लिखी हुई होगी। तो मैं सारे स्टूडेंट से बेटा बोलूंगा कि भाई उस वेबसाइट पर हार्डली 120 डेफिनेशन है। मतलब पूरे कोर्स में ना यार, पूरे कोर्स में अगर पूरे कोर्स में 125 या 150 अगर डेफिनेशंस हो तो याद कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखो एग्जाम के अंदर ये वाले नंबर उठाना बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट होता है, जो 2 नंबर वो आपको दे रहा होता है, वो बिल्कुल फ्री के नंबर दे रहा होता है। लेकिन उस फ्री के नंबर में आप उल्टी सीधी डेफिनेशन लिखकर काम खराब कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया वर्क की डेफिनेशन, अब वर्क की डेफिनेशन को बच्चा लिखे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका 1 नंबर गया, ठीक है ना। तो कहना ये चाह रहा हूँ बेटा, जो अभी मैं आपको क्लास के आखिर में लिंक शेयर करूँ, और अगर मैं भूल जाऊँ तो कल ही में आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं लिंक शेयर करूंगा ताकि आप उसको बेटा याद कर सकें। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक पैराग्लाइडर, उसने विंग सूट पहना हुआ है और एयर में ग्लाइडिंग करता हुआ आ रहा है, और काम की बात है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पीड होती है तो इसका एक खास मतलब होता है, ठीक है। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो पैराग्लाइडर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये हॉरिजेंटल के साथ 24 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका टोटल मास 85 केजी है, ठीक है जनाब। और ए से बी तक आने में ये 2.8 मिनट्स का टाइम लगा रहा है। ये सारी बातें बता दी है। पूछ क्या रहे क्वेश्चन का, जो पहला पार्ट है उसको 2 मिनट के लिए रोकिए। सेकंड पार्ट में है, कह रहे जनाब शो दैट हाइट इज 3200। इस बंदे की हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड इट इज 1 मार्क क्वेश्चन कि पैराग्लाइडर की हाइट निकालनी है।
कैसे हाइट निकालेंगे तो जरा देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैंने रेड कलर की ट्रायंगल बनाई है, इस रेड कलर की ट्रायंगल में साइड ए बी की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इस पैराग्लाइडर की वेलोसिटी है 47, टाइम ले रहा है 2.8 मिनट्स। तो बेटा मैंने 2.8 लिखा, मिनट्स की वजह से 60 लिखा। तो बेटा कलीम जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो, ताकि हमें पता चल जाए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है। उसके बाद ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड बन जाएगी हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड बन जाएगी अपोजिट साइड, और अपोजिट और हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है इट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बेटा एस है, कलीम हमें बता ही नहीं रहा है बेटा, कुछ हमें बताइए कलीम, एस के लिए क्या आंसर होगा बेटा? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बेटा कितना है, बता दो भाई। हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ऐसे बोलो ना यार, 7 8 और फिर 47 इंटू 2.8 इंटू 60, 7896। ठीक है बेटा, ये हो गया हाइपोटेनियस। और हमें एच कैलकुलेट करना है। तो एच इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैलकुलेटर में पड़ा हुआ है 7896, मैंने इसको इज इक्वल टू करा, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ साइन थीटा से, और बता थीटा है 24 डिग्री, तो मैंने लिखा साइन 24 डिग्री। तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 3211। इसको बेटा मैंने राउंड ऑफ करा 3200, और ये आ गई हाइट। आप वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में देखिएगा, मेनली काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स टाइप सारी चीजें चल रही होंगी, सिर्फ आखिर में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लेकर आ जाएगा। तो खैर जनाब, हमने इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल डील किया, और राइट एंगल ट्रायंगल डील करके साइन थीटा लगाकर हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। और जब हाइट आ गई तो क्वेश्चन है कि पैराग्लाइडर जब ए से बी नीचे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। एम इज द मास ऑफ पैराग्लाइडर। सर पैराग्लाइडर का मास 85 केजी है, जी 9.8 है, हाइट 3211 है, और जो रिजल्ट आया वह इसी रिजल्ट को लेकर मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई और फिर 85 से मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू करके मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है इसको मैं ईएनजी में कर लूं, तो इट इज 2.67, जिसे मैं 2.7 लेना चाहूंगा विद एक्सपोनेंट 6 जूल्स। तो बेटा इट इज द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप बेटा इसे भी कैलकुलेट कर चुके, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या कैलकुलेट एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फोर्स, एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटा ये बताइए, कोई बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। कोई बंदा मूव करता हुआ आ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बंदा एयर रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ आ रहा है तो देयर विल बी वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। मैंने पूरी इक्वेशन नॉर्मल लिखी और जानबूझ के एक गलती कर रहा हूँ। क्या गलती है? सर गलती ये है कि जिस क्वेश्चन में वो बोल दे
कि स्पीड कांस्टेंट है। सर जब स्पीड कांस्टेंट होती है ना तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते। काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते बेटा, मैंने काइनेटिक एनर्जी को इरेज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को बेटा मैंने इरेज कर दिया। जहां लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज 2.7 एक्सपोनेंट 6 इक्वल टू वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो पैराग्लाइडर का ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, क्योंकि वो एयर को फेस करता बाहर है। 7896, 7896। तो बेटा जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है, इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को क्योंकि मुझसे गलती से 2 दफा बटन प्रेस हो गया, 2.7 exponent 6 and it is divided by 7 8 9 6। तो जनाब रिजल्ट आ रहा है 340 न्यूटन, या 342 लिख लें या 340 लिख लें, 2 SF में लिखना हो तो। इट इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो ये पैराग्लाइडर फेस करता हुआ आ रहा है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक ऐसी बात आ रही है जो हम अभी अभी लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, वो ये कि पॉइंट ए पर प्रेशर कम है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है प्रेशर ज्यादा है। डेंसिटी अज्यूम कर लीजिए कांस्टेंट है। कह रहे जनाब डेंसिटी ऑफ एयर बताइए। तो प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होता है, मैं किसी बच्चे से जानना चाहूंगा। बेटा जोहा हमें बताइए, अभी हम लिक्विड प्रेशर डेंसिटी अपथरस पढ़कर आए, बता सकती है प्रेशर डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा रॉ जी एच। तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला भी सर रॉ जी एच ही होता है। अपथरस्ट होता है रॉ जी वी। प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस दोनों रॉ जी एच है। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए बेटा दोनों को माइनस कर दो। 92 माइनस 63, 92 माइनस 63 किलो। किलो का मतलब मल्टीप्लाई 1000। डेंसिटी कैलकुलेट करना है, जी 9.8। हाइट, तो ऊपर से नीचे आने की जो हाइट है, हाइट हाइट ये वाली ली जाएगी वर्टिकल हाइट। एंड दिस वर्टिकल हाइट इज 3200। वर्टिकल हाइट इज 3200, 3200। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैंने लिखा 92 माइनस 63। जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई 1000। जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 3200 ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा डेंसिटी आ रही है 0.924 एंड इट इज केजी पर मीटर क्यूब। और हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे।